हेलो एवरीवन। आज हम फिर आप लोगों के लिए क्लास 11th का टॉपिक लेके आए हैं जिसका चैप्टर फर्स्ट का नाम है सेट्स। और इसमें की एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग ने पहला क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो में लिखा था और इस वाली वीडियो में बचे हुए सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे कि सारी की सारी एक्सरसाइज 1.1 आज इस वीडियो में हम लोग पूरी की पूरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग का आज टॉपिक कौन सा होने वाला है कि रिमेनिंग क्वेश्चंस, जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आज हम लोग उनको देखेंगे। चलिए देखिए, इसमें मैंने ऊपर इंग्लिश में नीचे हिंदी में लिख रखे हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए, मान लेते हैं कि ए एक सेट है। हमेशा याद रखिएगा सेट को इस वाले ब्रैकेट के अंदर हम लोग शो करते हैं। ठीक है, ऐसे जो मिडिल ब्रैकेट नहीं होता है मैथ में ना, एकदम वैसे ही ब्रैकेट सेट्स का बनता है और उसी के अंदर सेट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं उनको हम उसके अंदर फिल करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है क्योंकि वो ब्रैकेट बना रखा है आगे और पीछे, तो हम कह सकते हैं ये एक सेट है और उस सेट के अंदर कितने नंबर्स दे रखे हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंसर्ट करना है द एप्रोप्रिएट सिंबल, या तो ये और या तो ये, इन दोनों में से कोई एक या इस में जो ब्लैंक्स हैं उसे फिल करना है। मतलब जैसे हम लोग यस ट्रूथ या फिर ट्रू या फॉल्स बताते हैं, या फिर जैसे समझ लीजिए कि हम लोग कोई चीज़ फिल करते हैं कि या तो ये सही है या तो गलत है, या तो कि ये बड़ा है या छोटा है। ऐसे करके हम लोग ने छोटे क्लासेस में क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं। अब ये नया साइन आया हुआ है, या तो हमें ऐसे बनाना है और या तो हमें ऐसे इसको कट कर देना है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में समझते हैं कि ये साइन का मतलब क्या है, उसे क्या बोलते हैं। चलिए देखिए, ये जो हमारा साइन होता है पहला वाला, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहला क्वेश्चन है 5 और ए, तो 5 जो है वो ए में बिलोंग करता है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है बिलोंग करता है, मतलब 5 जो है वो ए के अंदर है, उसके अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड साइन हमारा है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, डजंट बिलोंग्स टू है ये, तो इसका मतलब है कि ये डज नॉट का साइन आ गया। जब भी हम लोग देखो इक्वल टू का साइन करते हैं या फिर नॉट इक्वल टू का, हम लोग जब भी मैथ में नॉट की कोई बात करते हैं उसको ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कटने का मतलब ये हो जाएगा कि वो नंबर इस ए में नहीं है। बस सिंपल सी बात है। अब चलिए इसको फिल करते हैं फटाफट। एक बार यहाँ पे हिंदी में भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ए ये है तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये और ये हमें फिल करने हैं। कोई भी नई वर्डिंग नहीं दे रखी है, जो मैंने समझाया वही यहाँ पर हिंदी में भी है, तो फटाफट फिल करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या देख रहा है कि 5 जो है वो ए में है कि नहीं है। तो देखिए ए के अंदर 5 आ रहा है, हाँ यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, यहाँ पे साइन लगेगा बिलोंग्स टू वाला। ठीक, डजन बिलोंग्स टू नहीं लगेगा, बिलोंग्स टू लगेगा क्योंकि वो 5 ए में है। क्या 8 ए में है? क्या इसमें 8 है? 8 नहीं है, तो ये डजन बिलोंग्स टू कट जाएगा। 0 ए में है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 है, पर क्या 0 है? नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डजेंट बिलोंग्स टू कट जाएगा। 4 ए में है, देखिए 4 यहाँ पे ए में दे रखा है, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। 2 हमारा ए में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, तो 2 देखिए हमारा ए में है, तो ये हमारा बिलोंग्स टू में हो जाएगा। ऐसे ही 10 हमारा है कि नहीं, तो 10 नहीं है, तो ये डजेंट। ऐसे ही फटाफट यहाँ पर हम एज अ रिवीजन हिंदी में भी फिल कर लेते हैं। फिल वही चीज़ होगी, साइन थोड़ी ना चेंज जाते हैं हिंदी और इंग्लिश के, लेकिन बस हम लोग का यहाँ पे फटाफट रिवीजन हो जाएगा, रिवाइज कर लेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने सिर्फ हिंदी का रख रखा है, बड़ा कर दिया है, तो देखिए 5 ए में है कि नहीं है, है। अब आप लोग खुद ही फिल करिएगा, देखिएगा कि यहाँ पे बिलोंग्स ये वाला साइन लगेगा कि ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, 8 ए में है, नहीं है, तो आप लोग चूज़ करिएगा कि इनमें से कौन सा साइन लगेगा। 0 ए में है, नहीं। 4 ए में है। 2 ए में है, हाँ है। हमें यहाँ से चेक करना है कि ए में कौन कौन सी वैल्यूज़ दे रखी हैं। 10 ए में है, नहीं। सिंपल। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए इसमें तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉलोइंग सेट्स जो हैं, ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, सेट्स करके दे रखा है ना, क्योंकि ब्रैकेट बना हुआ है इस तरीके से इन्होंने सेट्स दे रखा है, लेकिन सेट में कोई नंबर या फिर इस तरीके से कोई नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं लिख रखी। इन्होंने क्या लिख रखा है, इंग्लिश एक थ्योरी जैसा लिख रखा है कि क्या होगा इसके अंदर, इसको इन्होंने एक लैंग्वेज में लिख रखा है। और क्योंकि लैंग्वेज में लिख रखा है तो इस वजह से हमें इसको क्या करना होगा, हमें इसे करना है सही फॉर्म में कि एग्जैक्टली कौन से नंबर्स इसके अंदर आएंगे या कौन सी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हमारा यही कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, अभी आप लोग क्वेश्चन करते करते समझ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए,
पहला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें a इज इक्वल टू दिया हुआ है कि x, a की वैल्यू क्या है, x है, और वो x क्या है आखिर, ठीक है। तो वो आगे बताया जाता है। इन लोग का लिखने का तरीका यही होता है कि a इज इक्वल टू है x, और ये जो दो पॉइंट लगे हुए हैं ना, दो बिंदी रखी हुई हैं, इसको बोलते हैं सच डैट। तो उसके बाद हम लोग बताते हैं कि x आखिर है क्या, ठीक है। तो वो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है, और इसी से हम लोग x की वैल्यू लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, x। तो x की वैल्यू हमारी a इज इक्वल टू, अब x की जगह पे हम लोग क्या क्या लिखेंगे, x क्या है, इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, चलो ठीक है। इंटीजर तो बहुत सारी वैल्यू होती है, माइनस से लेकर के प्लस तक की सारी वैल्यू क्या आती है, इंटीजर। जैसे कि मैंने ले लिया माइनस का 10, फिर -9, -8, ऐसे करते करते -1, फिर 0, फिर प्लस का 1, ठीक, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे करते करते सारी की सारी वैल्यू क्या होती हैं, इंटीजर्स होती हैं। तो इनमें से कितने इंटीजर्स हम लिख लें। अगर सिर्फ कहता कि इंटीजर्स लिखने हैं तो हम लोग कुछ इंटीजर्स लिखते, फिर डॉट 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 कर देते, सभी आ जाते उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें एक इन्होंने लिमिट दे रखी है। लिमिट क्या है, लिमिट दे रखी है कि जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू पहले वाला क्वेश्चन को देखिएगा, वो लेस देन 7 है, 7 से छोटी है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है। मतलब x की वैल्यू -3 के बराबर है और उससे बड़ी, और 7 से छोटी। तो हम ऐसी सारी वैल्यू लिख देते हैं फटाफट आंसर में। चलिए, -3 के बराबर x है, ठीक, -3 मैंने ले लिया। -3 के बाद अब क्या आएगा, -2 आएगा, ठीक, क्योंकि -3 से बड़ी सारी वैल्यू लेनी है, तो -2 हो गया। -1, इसके बाद 0 भी हमारा इंटीजर में आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके बाद 7 लेना है कि नहीं, 7 नहीं लेना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो हम लोग 7 को नहीं लेंगे। 7 के बराबर वो नहीं है, 7 से छोटा है, तो बस यहीं से हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक, पहले का आंसर आ गया। चलिए अब सेकंड वाले का देखते हैं। चलिए, सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि b की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। लेकिन वो x क्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 से लेकर के सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो अब नेचुरल नंबर से कितने नंबर्स हमें रखने हैं, तो यहाँ पे दे रखा है कि लेस देन 6, 6 से छोटे, 6 के बराबर नहीं जाना है, 6 से कम में ही रहना है। तो 1 से नेचुरल नंबर शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, और बस हो गया। 6 तक नहीं जाना था, 6 से छोटा ही लेना था। तो ये हमारे हो गए, सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक बार हिंदी वाले में भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले वाले में हमारा दिया हुआ था पूर्णांक, इंटीजर को हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक अभी जो मैंने समझाया, थ्योरी समझाने वाली सब सेम होती है, सिर्फ वर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर है नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट लेकर के फिर जहाँ तक कहेगा। अगर तुम्हें लिमिट दे रखी है तो लिमिट मैंने यहाँ पे 6 से कम कहा था, 6 से कम लिख दिया। अगर लिमिट ना दे रखी होती तो हम यहाँ डॉट 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 कर देते, पर यहाँ डॉट डॉट नहीं करना है, ओके, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि c की जो वैल्यू है वो x के बराबर है, लेकिन वो x क्या है, x है इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट के नंबर होंगे, मतलब 11, 12, ये सब क्या होते हैं, 99, 87, ये सब 2 डिजिट के नंबर हैं, ठीक है। लेकिन कितने 2 डिजिट के नंबर लिख दें, तो ये कह रहा है कि इतने लिखने हैं जिनका सम जो हो वो डिजिट क्या है, 8 है। इन डिजिट का सम, जैसे 1 और 1 मैंने 11 लिया ना, तो 11 की आगे वाली डिजिट और पीछे वाली डिजिट का अगर हम ऐड करें 1 + 1 तो कितना होगा, 2। लेकिन यहाँ कितना लाना है, 8। तो बस हमें यही चेक करना है कि कितनी ऐसे डबल डिजिट के नंबर हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं जिनका सम, डिजिट का अगर सम करें तो 8 आए। तो बस इसके लिखने का बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि हम लोग स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट किया, आगे वाली डिजिट को लिया 1, 2 डिजिट लिखना है ना, तो 1 में हम लोग कितना जोड़ दें कि हमारा 8 बन जाएगा, 7। तो पहली वैल्यू कितनी आ गई, 17। 1 और 7 का ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। फिर हमारे पास कितना है, 1 के बाद आ जाएगा 2, 2 आ गया। 2 में कितना ऐड कर देंगे हम लोग, 6। फिर ऐसे ही 3 में कितना ऐड करें, 5। ऐसे ही 3 के बाद कितना आएगा, 4 में कितना ऐड करेंगे, 4। फिर हमारे पास 4 के बाद क्या आएगा, 5, और 5 में कितना ऐड करेंगे, 3। ऐसे ही 5 के बाद आएगा 6, और 6 में कितना ऐड करें कि 8 बन जाए, 2। ऐसे ही 7, और 7 में कितना ऐड करेंगे कि 8 बन जाए, 1।
71 हो गया। एक नंबर यहाँ से रह गया हमारा। एक नंबर कौन सा? 0 और 8 को अगर हम ऐड करें तब भी तो हमारा 8 आएगा। लेकिन अगर मैंने 0 8 आगे लिख दिया, 0 को 8 पीछे लिख दिया तो ये 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा, क्योंकि आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इस वजह से हमें 0 स्टार्टिंग में तो नहीं लेना, लेकिन हम 0 को पीछे ज़रूर लिख सकते हैं। तो आगे अगर हम 7 के बाद 8 ले लें तो पीछे हम कितना ऐड करें? 0, क्योंकि उनका 8 जो खुद ही 8है, तो 8 और 0 जब ऐड होगा तो 8 ही देगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सी नंबर का आंसर। यही चीज़ हमारे हिंदी में भी कह रहा था क्वेश्चन कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना आए? 8। एक ऐसी संख्या लिखनी है, 2 अंकों की संख्या ऐसी लिखनी है जिसका योगफल कितना आए? 8 आए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, एक्स डी की जो वैल्यू है एक्स के बराबर है, वो ऐसा एक्स जो है वो ऐसा प्राइम नंबर है जिसका डिवीज़र क्या हो? विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60, जो 60 का डिवीज़र है। ठीक है, डिवाइज़र का मतलब हो जाता है कि जो 60 को डिवाइड कर सके, ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर सिर्फ लेने हैं। ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि हम लोग क्या करें, 60 का हम लोग ले लें लासा, जिसे हिंदी में बच्चे कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। हम लोग एलसीएम ले लें। हिंदी में भी देख लेते, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या, ठीक है, 60 की भाजक है। चलिए हम देखते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब यही होता है जो क्या कहते हैं, अपने के अलावा और किसी से डिवाइड ना हो। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे और देख लेंगे कौन कौन सी संख्या है जो अभाज्य आ रही है। इसमें जो अभाज्य होंगी सिर्फ उन्हीं को हम लोग सेट में रखेंगे। तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, कितने जाएगा? 2 से चला जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। तो हमारे पास कितने इसकी गुणनखंड आए हैं, एक्स के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, मतलब एक आया है 2, फिर दूसरा 2 3 और 5 ये आए हैं। इनमें से प्राइम नंबर सारे हैं, तो हाँ 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, 5 भी है। ये किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहाँ तो आंसर आ गया। लेकिन यहीं से सेट्स का एक और रूल निकल के आता है कि सेट्स में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है। अगर रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही हैं तो उनको हम सिर्फ 1 टाइम ही लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 2 2 बार आ रहा है ना, इसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे सेट के अंदर। कितने बार लिखेंगे? 1 टाइम। ठीक, तो बस इसी चीज़ को समझना था और यहाँ से हमारा आंसर आ गया। हम लिख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये? चौथा क्वेश्चन था। लिख लेते हैं, डी की वैल्यू हमारी आई है, डी इज इक्वल टू, सेट का पहले साइन बना दें। एक आया है 2, दूसरे 2 को नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। फिर 2 के बाद 3, फिर 5, बस हो गए सेट कंप्लीट, आंसर आ गया। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने लेटर्स उनको सेट में रख दो अलग अलग कॉमा कॉमा करके, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो रिपीट नहीं होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं। तो पहले तो हम इसको बड़ा सा लिख लेते हैं अलग अलग करके स्पेलिंग को, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब हम लोग चेक करेंगे कि रिपीटेड संख्या जो होंगी उनको, लेटर्स जो होंगे उनको नहीं लिखेंगे। ठीक, तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं, किसकी वैल्यू बतानी है हमें यहाँ पे? ई की। तो ई इज इक्वल टू, सेट का साइन बनाएंगे, टी हमने लिख लेना है पहले टी। चलो टी कॉमा, देख लेते हैं कि और कहीं टी है क्या। तो यहाँ पर टी है, तो अब क्योंकि दोबारा तो हमें टी को नहीं लिखना है तो उसको मैंने कट कर दिया, टी हो गया। फिर हमने लिखा आर, फिर मैंने आर लिख लिया, और कहीं आर हो तो उसको कट कर दे, लास्ट सेकंड में आर था उसको कट कर दिया। फिर हमने लिखना है आई, जो लिखते जाएं सो कट करते जाएं, चाहे माइंड में ही इसको सोचते जाएं कि हाँ ये हो गया, या फिर वहाँ पे फिंगर रखते जाएं, नहीं तो रिपीट हो जाएगा तो तुम्हारा सेट का जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। आई कहीं भी रिपीट नहीं था, कहीं भी इसमें रिपीटेड नहीं है, इस वजह से आई सेकंड वाला कोई था ही नहीं, तो कट ही नहीं किया। फिर हमारा जी, तो जी हम लिख देते हैं, जी भी रिपीटेड नहीं है। ठीक है, ओ लिख दिया, सेकेंड वाला जो ओ है इसको कट कर दिया क्योंकि ये कट हो जाएगा, ये रिपीटेड हो जाएगा अगर दोबारा लिख दिया तो। फिर एन लिख दिया, फिर कॉमा, एम लिख दिया, फिर ई, ये सब एक ही एक बचे हैं, अब कोई भी डबल नहीं है। फिर वाई, वाई हो गया और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट्स बनाना है, अलग अलग करके इनके लेटर्स को लिखना है। ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे हिंदी में दे रखा है f इज इक्वल टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये जो समुच्चय होता है ना, यही सेट्स हैं,
इसको इंग्लिश में सेट बोल रहे हैं और हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। यहाँ भी देखिए हर जगह समुच्चय लिखा हुआ है। ठीक, समुच्चय का मतलब सेट्स ही होता है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर हम लोग इंग्लिश का जब भी कोई वर्ड आएगा तो उसके लेटर्स को हम लोग अच्छे से लिख लेंगे स्पेलिंग देख करके, क्योंकि अगर स्पेलिंग में ही गड़बड़ कर दिया आंसर नोट करने में तो आगे आंसर गड़बड़ होना ही है। फिर यहाँ देख लेते हैं सेट का नाम दे रखा है एफ़, तो एफ़ इज़ इक्वल टू हमारा सेट का साइन बना देना है। फिर पहले बी लिख दिया, ठीक है, कॉमा, सेकंड बी कहीं नहीं था ना इसमें तो इसलिए कट नहीं करना। फिर ई लिख दिया और सेकंड ई अगर है तो उसको कट कर देना। इस सेकंड ई का मतलब कितने भी ई हो, अगर एक ई लिख दिया जितने भी ई हैं उस लेटर्स में उस वर्ड में तो सभी कट कर देने हैं। फिर ऐसे ही टी लिख दिया, एक और टी था उसको कट कर दिया। फिर कॉमा, आर बचा अकेला, आर लिख दिया। हमारा आंसर क्या आ गया, BETR, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसी हिसाब से हमारा तीसरा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज की। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये याद रखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में हमारा क्या था, रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर दे रखा था रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि हम लोग इस फॉर्म में इसको लिखे। हमने एक सेट लिखा और उसके बाद सेट के अंदर उसको अलग अलग करके उनके लेटर्स को या उनके नंबर्स को हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं, उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। हिंदी में भी रोस्टर ही लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश से सेम ही बोला जाता है। उसके बाद सेकंड में यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म में। हिंदी में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों को, मतलब ये जो सेट्स हैं, सेट्स, एक सेकेंड, यहाँ पे जो सेट्स दिए हुए हैं समुच्चयों को समुच्चय निर्माण में लिखना है। मतलब समुच्चय निर्माण कहें हिंदी में या इंग्लिश में सेट बिल्डर कहें तो इसका मतलब होता है हमें इस रूप में लिखना है जहाँ पे ये जो क्वेश्चन दे रखे थे ना, ये थ्योरी जैसे क्वेश्चंस, ठीक है, जिन इसको बोलते हैं सेट बिल्डर और इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमें अब थ्योरी लिखनी है। क्वेश्चन पहले ही सेट्स में आसानी से दे रखा है, उसकी हमें क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं 3, 6, 9, 12। हमें इस क्वेश्चन पे फोकस करना होता है और फिर देखना होता है एग्जैक्टली ये किस चीज़ से मैच कर रहा है, ये है क्या, लिखा क्या हुआ है। तो 3, 6, 9, 12 दिस इज समथिंग लाइक 3 का टेबल जैसा लगता है ना। तो 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, है ना। इसी तरीके से हम यहाँ से इस आंसर पर पहुँच सकते हैं कि ये एक 3 का टेबल लिखा हुआ है। तो 3 का टेबल का मतलब क्या होता है, 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू 1 कर दिया तो 3, 3 इंटू 2 कर दिया तो 6, 3 इंटू 3 कर दिया तो 9। मतलब ये चीज़ सेम है और ये चेंज हो रही है, 1, 2, 3 ऐसे करते करते 4, 5, 6 ये बढ़ता चला जाएगा। तो जो चीज़ चेंज होती रहती है और जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसको हम लोग कोई अभी यहाँ पर कोई नाम लिख देंगे। नाम का मतलब है जैसे कि कोई लेटर, जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना, ये कोई चीज़ हमें नहीं पता तो हम कह देते हैं माना ये एक्स है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर हम लोग कोई भी एक्स लिख दें या एन लिख दिया, एम लिख दिया, कोई भी लेटर लिख देंगे उसको। चलिए देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को कैसे लिखना है। फर्स्ट वाले को देखते हैं। हमें लिखना होता है, मान लीजिए इस सेट को नाम दे दीजिए पहले, ए इज़ इक्वल टू, सेट का साइन बनाया और इसकी वैल्यू एक्स नहीं लिखनी है। सब में इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्स ही एक्स था, लेकिन यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि 3 इंटू समथिंग है तो 3 नहीं, रुकिए, इसको हम लोग एक्स ही कर दे रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, कि पहले वाले क्वेश्चन में एक्स था, अब यहाँ पे डायरेक्ट 3 आ रहा है। हम लोग ए को एक्स मान लेते हैं, फिर सच डैट करके बताते हैं कि एक्स क्या है। तो एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 3n है। एक्स यूज हो चुका है तो हम लोग कोई और लेटर यहाँ पे मान रहे हैं, 3n, 3 इंटू एन, 3 में कुछ मल्टीप्लाइड है और अब हम लोग को बताना होता है आगे कि ये n है क्या। तो कॉमा, वेयर n इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमेशा याद रखिएगा, नेचुरल नंबर्स को अगर सिंपली हमें लिखना पड़े तो हम लोग सिर्फ एन, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। हमेशा कैपिटल ही यूज़ करते हैं, इसमें कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे पूरा नेचुरल नंबर नहीं लिखना कि पूरी थ्योरी उठा के लिख दी, बस वेयर स्मॉल एन जो है वो कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि एन जो है वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ तक की, तो यहाँ काउंट कर लीजिए। 3, पहले यहाँ पे 1 गुणा होगा तो 3 आएगा पहले वाले में, फिर 2 गुणा होगा तो 6, फिर 3 गुणा होगा तो 9 और फिर 4 गुणा होगा तो 12। हमें सारे नेचुरल नंबर्स कहाँ तक लेने हैं, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। ये हमारा हो गया सेट कंप्लीट। हमने कैसे लिखा हुआ है, ए की जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर है, जहाँ पे एक्स जो है वो 3n है, 3 का टेबल, 3 इंटू समथिंग। ठीक, और फिर वेयर
वेयर एन की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है, लेकिन नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। तो नेचुरल नंबर में लिमिट दे रखी है कि यहाँ पे जो एन है वो 4 और 1 के बीच में बिलोंग करता है। यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर को स्मॉल एन से डिनोट कर दिया है, इसको आप लोग कैपिटल कर लीजिए। हम इसको इरेज करके कैपिटल किए दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैपिटल एन, ठीक है। नेचुरल नंबर 4 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 की टेबल 1 से स्टार्ट होकर के 4 तक ही गई है, 3 चौक 12 तक से, ठीक है। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। फिर हम लोग जाते हैं सेकंड पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में दिखा है 2, 4, 8, 16, 32 2, 4, 8, 16 और 32 दे रखा है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली दिए क्या हमें, अब इसमें मत कह दीजिएगा कि 2 की टेबल दे रखी है, क्योंकि 2 की टेबल में 2 आता है, ठीक, फिर 4 आता है, फिर कितना आता है, 6 आता है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 8। तो इसका मतलब कुछ हम लोग गलत सोच रहे हैं, ये 2 की टेबल तो नहीं है। तो ये कहीं स्क्वायरिंग वाला सिस्टम तो नहीं है कि 2 की पावर 1 तो 2, फिर 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। मतलब यहाँ पहले क्या था, 3 × 1 3 × 2, ये चीज़ कॉमन थी और ये मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा था, है ना, पहले वाले क्वेश्चन में। और इसमें क्या है कि 2 हमारा कॉमन है और ऊपर वाली पावर देखिए चेंज हो रही है, 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर जैसा आगे बढ़ता चला जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए, ठीक। लेकिन दिया कहाँ तक है, सिर्फ 32 तक, तो पावर कहाँ तक जाएगी, 5 तक। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें उसमें मल्टीप्लाई में n था और इसमें पावर में n आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं सेकेंड वाले का आंसर। पहले वाले को a माना था, इसको b मान लेते हैं। b = सेट का साइन बनाया x, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x = 2 तो हमारा फिक्स है, सब में 2 लिख देना है। जो नहीं फिक्स है ऊपर वाली पावर, उसको हमने कह दिया n, ठीक। तो यहाँ पर हम बताएंगे कॉमा करके, वेयर n जो है वो बिलोंग करता है किससे, कैपिटल n से, नेचुरल नंबर से। लेकिन वो नेचुरल नंबर की लिमिट कितनी है, वो लिमिट है < 5 एंड > 1। बस हो गया सेट, 1 से बड़ा और उससे इक्वल, और 5 से छोटा और उसके इक्वल, यहाँ तक का आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, 5 25 125 625, ये भी सिंपल है, जैसे अभी हम लोग ने किया ना, ये एकदम वैसा ही है। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, सिंपल। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए इसको माना था, बी इसको माना था, इसको सी मान लेते हैं। कोई भी आप लोग नाम मान सकते हैं, हम बस लाइन से लेके चले जा रहे हैं। सी सेट का नाम मान लिया जो कि एक्स के बराबर है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 हमारा फिक्स है, उसकी पावर चेंज हो रही है, उसको हमने कह दिया n, कॉमा जहाँ पे n जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल n से, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है, पावर 4 तक। तो n जो है वो छोटा है किससे, 4 से, लेकिन 4 के बराबर भी है, और उससे बड़ा है, 1 से बड़ा है और उसके बराबर है। ये हमारा हो गया तीसरे का आंसर, ठीक है। चलिए अब चौथे पे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए चौथे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 4 6, तो ये 2 की टेबल भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये डॉट डॉट करके बहुत ही आगे तक की क्वेश्चन नंबर इसके जाएंगे, जहाँ तक कि आप सोच जाएंगे 2 की टेबल कितनी आगे तक जा सकती है, अभी अनंत तक कह सकते हैं कि जा सकते हैं ये नंबर्स। डॉट डॉट है तो कोई लिमिट नहीं है इनकी, लेकिन इनका सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि ये सभी के सभी देखिए इवन नंबर्स लिखे हुए हैं। इवन नंबर्स, इस इवन नंबर हो, कोई और नंबर हो, उसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, समुच्चय निर्माण जो रूप होता है, वो बहुत ही आसान होता है लिखना। डायरेक्ट हमने लिख देना है कि ये इवन नंबर्स दिए हुए हैं, बस, ठीक है। ऐसे ही 2 4 6 हिंदी में अगर लिखना हो तो इसको इवन नंबर को हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे कि D = सेट बना दिया x सच डैट x इज ऑल, x इज इवन नंबर्स, जहाँ पे x जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी, कि जहाँ जो x है, हिंदी में हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, हम बोले दे रहे हैं, जहाँ x सभी सम संख्याएं हैं। इस तरीके से हमने हिंदी में लिख लेना है। अब आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है 1 4 9 100। तो अगर इसमें कोई हम लोग ट्रिक निकालने की कोशिश करें, 1 का टेबल 2 का टेबल नहीं, 3 का टेबल, 2 का टेबल में 9 तो नहीं आएगा, 1 तो नहीं आएगा, 3 का टेबल, हाँ, तो ये किसी के टेबल जैसा तो नहीं लगता। ये इवन नंबर्स हैं, नहीं, क्योंकि 1 है 9 है, ठीक है, तो इवन नंबर तो नहीं है।
ऑड नंबर्स भी नहीं हो कि 4 है 100 है, तो ये क्या दिया हुआ है आखिर? तो अगर ध्यान से हम देखें तो ये पावर्स दी हुई हैं नेचुरल नंबर्स की। कैसे? देखिए, आगे 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर दिया हुआ है। फिर 4 है तो 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 आ जाएगा ना। देखिए नेचुरल नंबर बढ़ रहा था ना, 1 2। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर 9। ऐसे करके आगे अगर नंबर लिखे होते तो 4 का स्क्वायर 16 यहाँ लिखा होता, पर इन्होंने डॉट डॉट कर दिया और लास्ट में 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर। इस वाले में क्या है, नीचे के जो नंबर्स है 1 2 3 से लेकर 10 तक ये वेरी कर रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, और ऊपर की पावर जो है वो सेम है ना। तो चलिए इनको हम लोग लिख देते हैं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए हमने लिख दिया है ई, सेट का नाम दे दिया। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCDEF करके कोई भी लेटर ले सकते हैं, तो मैंने कैपिटल ई दे दिया। हमेशा कैपिटल में नाम देते हैं सेट का। फिर एक्स, एक्स सच डैट, एक्स की वैल्यू कितनी है, नीचे के नंबर चेंज हो रहे हैं तो एन की पावर, और ऊपर फिक्स है 2, सबकी पावर 2 है, तो ऊपर मैंने 2 कर दिया और नीचे n कर दिया। इसके पहले वाले क्वेश्चन याद होंगे, इन सब क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें 2 नीचे सेम सेम आ रहा, तो ऊपर पावर चेंज हो रही थी, तो 2 की पावर n था, इसमें n की पावर 2 है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। जो चीज़ वेरी करती, जो चीज़ डिफरेंट डिफरेंट होती है उसको n लिख देते हैं, जो फिक्स होता है उसको 2 लिखते हैं। यहाँ नीचे वेरी कर रहा था तो नीचे n लिखा, ऊपर फिक्स है तो ऊपर क्या लिख दिया? 2। ठीक है, चलिए ये हो गया, एन स्क्वायर हो गया। और जहाँ पर एन क्या है, वेयर एन बिलोंग करता है कैपिटल एन से, लेकिन एन की कोई लिमिट है कैपिटल एन की कि नहीं, कितने नेचुरल नंबर्स तक लिखेंगे, तो एन की लिमिट है, एन कहाँ तक जा रहा है? 10 तक, तो एन इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, और स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? 1 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर हमारा 5 का। ठीक है, अब इसी के साथ चौथा क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। चलिए फटाफट ये क्वेश्चन देखते हैं। अब तक की बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो ये क्वेश्चन बहुत फटाफट हो जाएंगे। ए की वैल्यू हमें लिखनी है, इनको पहले सेट्स के फॉर्म में ही लिखना है इन्हें, जैसे हम लोग ने इसके पहले वाले क्वेश्चन किए थे वैसे ही करना है। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनको हमें सेट्स के फॉर्म में अलग अलग करके नंबर्स को या लेटर्स को लिखना है कॉमा करके। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है एक्स के बराबर है, जहाँ पर ए जो है वो एक्स के बराबर है, और एक्स की वैल्यू हमें क्या लिखनी है? इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर्स ऐसे जो ऑड में आते हैं, तो विषम प्राकृत संख्याएं, तो विषम में कौन कौन सी संख्या आती हैं? 1 3 5, ऐसे करते करते ऑल की बात की है ना, इज़ एन, कहीं कोई लिमिट नहीं दे रखी कि इससे छोटा या इससे बड़ा, तो इसका मतलब ये बहुत आगे तक जाएगा। आपने 2-3 नंबर लिख देने हैं और फिर डॉट डॉट करके इसको क्लोज कर देना है, बस समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही ये आगे तक की आंसर बढ़ेगा। ठीक है, ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे का आंसर देखते हैं। दूसरे में क्वेश्चन में कह रखा है कि b इज़ इक्वल टू एक्स है, जो कि x क्या किस चीज़ की वैल्यू है? इज एन इंटीजर, जहाँ पे x जो है उसकी लिमिट दे रखी है कि 9/2, और ये लेस देन है -1/2 के। तो ऐसे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि इनके बीच में इंटीजर्स क्या होंगे, तो हम क्या करें, इनको डिवाइड कर लें। इनको डिवाइड करने के बाद देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी आती है, तो इसको अगर आप भाग करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये समथिंग 4.5 आ जाएगी। हाँ ठीक, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी माइनस, ये आ जाएगी आपकी 0.5। ठीक है, ठीक 0.5 आ गई। अब यहाँ पे कहा है कि इंटीजर्स वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे ये फ्रैक्शन या पॉइंट वाली वैल्यू इंटीजर्स में नहीं आती। इंटीजर्स हमने बताया है आप लोग को, -2 -3, मैंने -3 आगे लिख लेते हैं इसमें, -3 -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे करके जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं, सिर्फ साइन चेंज हो सकता है, प्लस का माइनस हो सकता है, 0 भी इसमें आता है, लेकिन नंबर्स 1 2 3 ऐसे सिंपल होते हैं। ठीक है, इन्हें इंटीजर्स बोलते हैं। तो फटाफट देखते हैं इनके अंदर, इनके बीच में, इस लिमिट के बीच में कौन से इंटीजर्स आएंगे। तो इसका क्या नाम दे रखा है इन्होंने? b इज इक्वल टू सेट 0.5 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा? 0 आएगा, फिर आएगा 1 2 3 4, क्या 5 आएगा? नहीं, क्योंकि 4.5 के अंदर ही रहना है, इससे छोटा, तो बस यहीं तक हमारा आंसर ये आ गया। ये हो गया दूसरे का आंसर। तीसरे आंसर की तरफ देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि c इज इक्वल टू एक्स, जहाँ पे x जो है वो इंटीजर है, लेकिन इंटीजर की लिमिट क्या दे रखी है कि एक्स स्क्वायर जितना भी आए, जो भी x की वैल्यू लिखे, जब उसका स्क्वायर करें तो वो 4 से छोटा ही रहे। ठीक है, दे रखा है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। नाम क्या है सेट का? c इज इक्वल टू एक्स की वो वैल्यू लिखनी है जिसका स्क्वायर करने पे वो 4 से क्या रहे? छोटा रहे। तो अगर हम लोग इंटीजर्स की वैल्यू लिखते हैं
तो जैसे मैंने लिख दिया 0 का स्क्वायर अगर हम करें तो 0 ही आएगा, 0 हमारा आंसर, क्योंकि 0 तो इंटीजर होता है ना, 4 से छोटा है 0, ठीक। 1 का स्क्वायर करें 1 आएगा, 4 से छोटा आएगा। 2 का स्क्वायर करें 4 आएगा, 4 के इक्वल टू का साइन लगा है ना, इक्वल हो सकता है ना 4 के, तो 2 भी आएगा। 3 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आएगा 9, 9 4 से बड़ा हो जाएगा ना, तो ये 3 जो है वो इसमें नहीं आएगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग कह रहा है कि 4 से छोटा होगा, ये नहीं कि आपने 3 लिख दिया, कहेगा कि एक्स की वैल्यू तो 4 से छोटी दे रखी थी तो 3 तो छोटा होगा। हाँ, 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा ना, वो तो उस 4 से बड़ा है, ठीक। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 0 1 2 हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही नहीं आएगा। अब देखिए अगर माइनस का अगर हम 1 ले लें, क्योंकि इंटीजर में तो माइनस भी आता है ना, तो जैसे ही इंटीजर की बात आए आप लोग का तुरंत दिमाग माइनस और प्लस दोनों में जाना चाहिए। -1 का अगर हम स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1 का 1, तो मतलब ये भी क्या है 4 से छोटा ही तो है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ऐसे ही -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी कितनी आएगी, 4 वैल्यू आएगी जो 4 के बराबर है, तो -2 भी हमारा आंसर में आएगा, ठीक। अगर कोई कहे कि -3 नहीं ले सकते क्या, तो -3 को अगर हम लेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो फिर 4 से बड़ा हो गया। तो माइनस के 1 माइनस का 2 0 और 1 2 इतने हमारे आंसर में है, ठीक है। इसको आप लोग सही तरीके से लिख दीजिएगा, -2 पहले और फिर -1 लिखिएगा, -2 छोटा होता है फिर -1, ठीक है। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं C = -2 -1 0 1 2, ये एक सही तरीका हो गया लिखने का। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि डी की जो वैल्यू है, डी की वैल्यू वो इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल लेटर में जितने भी वर्ड हैं उनका हमें सेट बनाना है। तो ये तो मैंने बताया था कि इंग्लिश का कोई भी लेटर आए उसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, जो रिपीटेड होंगे उनको काटते चलिएगा। एल को लिख लेना है, एल लिख दिया, सेकंड वाले एल को काट दीजिए। ओ को लिख लिया, ओ, फिर वाई को लिख लिया, सब सिंगल है तो दूसरा तो कोई है ही नहीं काटने के लिए, वाई कॉमा ए लिख दिया, ए। ये हो गया हमारा सेट, इसका आंसर आ गया, ठीक। अब आगे देखते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि ई की जो वैल्यू है वो मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। नॉट हैविंग है ना, ऐसे मंथ लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये नहीं कि जो ऐसे अपने जल्दी जल्दी पढ़ा, नॉट को नहीं ध्यान दिया और बस लिखा है 31 डेज वाले मंथ, ठीक है। तो इसमें भी देख लीजिए, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो जल्दी से लिखते हैं, ऐसे महीने कौन कौन से होते हैं, इनका नाम क्या दे रखा है, इन्होंने ई दे रखा है। तो ई = कौन कौन से मंथ होंगे, जनवरी में 31 होता है, फिर आ जाता है हमारा फरवरी, पूरा नाम लिखिएगा, हम यहाँ पे छोटा ही शॉर्टकट में लिख रहे हैं फरवरी। फिर हमारा पास मार्च 31 डेज वाला है, फिर अप्रैल, अप्रैल हो गया, फिर मई 31 डेज होते हैं, फिर हो गया जून, फिर जुलाई 31 डेज़ है, अगस्त 31 डेज़ है, फिर आ गया सितंबर, फिर अक्टूबर हमारा 31 डेज़, फिर नवंबर और फिर दिसंबर हमारा 31 डेज़ का आ जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर, यहाँ पर कौन से नंबर का है, ये 5वें का आंसर हो गया, ठीक। अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि f की जो वैल्यू है वो x के बराबर है, और x क्या है, x इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं, कॉन्सोनेंट सिर्फ। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, हिंदी में देख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, व्यंजन, ठीक है, स्वर नहीं, जो के से पहले आता है। के से पहले कितने लेटर्स आते हैं, पहले सारे ही हम लोग लिख लेते हैं अलग, ABCDEFGHI, उसके बाद के आ जाएगा, के पहले कह रहा है। अब इसमें ए हमारा वॉवेल है, सो कट कर दीजिए, ई वॉवेल है कट कर दीजिए, आई वॉवेल है कट कर दीजिए, जितना बचा वो हमारे आंसर हो जाएंगे, BCDFGH, ये हो गया आंसर लास्ट वाले का, ठीक, सिंपल। अब हम इसके साथ ही हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। बस एक एक्सरसाइज का लास्ट 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप लोग ज़रूर, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी ज़रूरत है इस तरह की वीडियोस की, आप उनको शेयर करिए, और ज़रूर अपने कमेंट करके अपने रिव्यू दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या कुछ भी आपको सही या गलत कुछ भी लगता हो तो उस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब इसमें हमें मैच करना है, फटाफट इसको देखते हैं। यहाँ से तो देख के ही लग रहा है कि तीसरे वाले का हमारा जो आंसर आएगा वो डी वाला ही आएगा, लेकिन फिर भी चलिए क्वेश्चन को समझते हैं फिर करते हैं, ठीक। चलिए पहले वाले का क्या है, 1 2 3 6, ये जो नंबर है ये किस फॉर्म में, इसकी थ्योरी क्या हो सकती है इनमें से चारों में से, 1 2 3 6,
ठीक, चलिए देखते हैं। तो पहले वाले का दिया हुआ है कि x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीज़र ऑफ 6। यहाँ हिंदी में देखिए x एक अभाज्य संख्या है। क्या इसमें सारी संख्या अभाज्य हैं? 6 तो नहीं है अभाज्य संख्या, नहीं है ना। 6 क्या अभाज्य है? क्या प्राइम नंबर है? नहीं। तो पहले वाले का ए तो नहीं हो सकता। ठीक, सेकंड वाले पे देखते हैं क्या पहले वाले का दूसरा आंसर हो सकता है। तो दूसरे में दे रखा है कि x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो 7 भी तो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में दे रखा है संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। विषम संख्या में 9 भी तो आएगा, है ना। 7 भी तो आएगा विषम में, जो 2 से नहीं करते वही तो विषम होते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं दे रखी वो वैल्यू 10 से कम में, तो वो सारी आनी चाहिए। तो इसका मतलब इसका सेकेंड आंसर भी नहीं सही है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। क्या इसमें दिए हुए पहले के सभी क्वेश्चन 6 के भाजक हैं? 1 की टेबल में 6 आता है, 2 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है, 6 की टेबल में भी 6 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है? तीसरे से मैच कर सकता है कि हाँ ये सभी नंबर्स क्या हैं? 6 के डिविजर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर थर्ड से मैच कर गया। दूसरे वाले को देखते हैं, क्या दे रखा है? 2 3। अब जो बचे हैं उन तीनों को मैच कराते हैं। पहले वाले में क्या दे रखा था? एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीज़र ऑफ 6। डिवीज़र ऑफ 6 है क्या ये? 2 और 3, हाँ डिवीज़र ऑफ 6 है। प्राइम नंबर्स हैं सभी, हाँ प्राइम नंबर्स भी हैं। पहले वाले में डिवीज़र 6 था पर प्राइम नंबर्स नहीं थे, क्योंकि 6 जो है वो किसी की टेबल में आ सकता है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में आता है, कटता है 2 और 3 से। 6 प्राइम नंबर नहीं था। पर इसमें जो 2 और 3 दे रखे हैं, 2 और 3 वो क्या हैं? एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक भी हैं। दोनों मैच कर रहा है, प्राइम नंबर भी है और 6 की डिवीजर भी हैं। इसका मतलब है कि हमारा सेकंड वाला आंसर किससे मैच करेगा? पहले वाले से। यहाँ लिखते चलते हैं, पहले वाले का हमारा मैच किया है सी से, दूसरे वाले का हमारा मैच किया है ए से। ठीक, अब तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरा वाला किससे मैच करेगा? अब ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, पहले वाले का इसको टिक कर दे रहे हैं, ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले का हमारा दे रखा है कि मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो किस में से, अब इसमें तो नहीं आएगा ये मैथमेटिक्स, लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स है ना, ये तो सिंपल सा है, तो इसी से मैच करेगा, सिंपल इस वाले से, है ना। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। तीसरे का क्या मैच कर रहा है? डी। तीसरे का डी, तीसरे का डी। ठीक, लास्ट वाले का जो बचा ये वही होगा, लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि ये होगा भी तो कैसे होगा। ठीक, यहाँ पे हमारे चौथे वाले का क्या आंसर आया है? बी आया है। और एक बार देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। 13579, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ये सभी देखिए ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 10 हैं। 10 से बड़ी संख्याएं तो नहीं दी हैं, और 10 से सारी जितनी भी छोटी होती हैं सभी ऑड नंबर्स दिए हैं ना। 1 के बाद 2 तो ऑड नहीं होता, फिर 3 दिया हुआ है, 4 ऑड नहीं होता, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 6 ऑड नहीं होता, फिर 7 दिया हुआ है, 8 ऑड नहीं होता है, फिर 9 दिया हुआ है। ये सभी 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये हमारा उससे मैच कर गया। और इसी के साथ हम लोगों का ये सेट्स का जो चैप्टर है इसका हमारा कंप्लीट हो गया है। सारे क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो गए हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। और आप लोग की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी ये भी प्रॉब्लम है, और हम उसको ज़रूर कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और हो सके तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस वीडियोस की ज़रूरत है तो आप उनको इस समय शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मई जून के महीने में कोई भी ये स्कूली क्लासेस तो नहीं होती, तो इस वजह से अगर किसी भी बच्चे को ज़रूरत हो तो आप ज़रूर उसकी हेल्प करें इसको सेंड करके। थैंक यू।